नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एग्जाम की डेट बिल्कुल नजदीक आ गई है और ये मान लो अभी आपके सामने कुल 3 या 4 दिन बचे हैं। और ये जो दिन है ये इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना पता। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको पढ़ाई में पता नहीं लग रहा, और जो नहीं पढ़ रहे उनको बहाने ढूंढने में पता नहीं लग रहा। जिंदगी सबकी बीत रही है, ये जो दिन है ना ये सबके गुजर रहे हैं। कोई पढ़कर गुजार रहा है, कोई उन्हें खोकर गुजार रहा है। लेकिन ये कीमत आज आपको पता नहीं लगेगी खोने की, ये कीमत आपको पता लगेगी उस दिन जिस दिन आप कोई भर्ती का फॉर्म भरने जाओगे और वहां कहेंगे कि सीईटी वाला प्रमाण पत्र लाओ, रोल नंबर बताओ। तब आपको एहसास होगा कि शायद अगर मैं उस दिन थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरे 40% से ऊपर रहते और मेरा सीईटी क्वालिफाई होता। मौके केवल जो है कहानियों में दोबारा मिलते हैं, हकीकत जो अपनी जिंदगी होती है उसमें दोबारा मौका नहीं मिलता है। और जो मौका मिलता है उस मौके की कीमत चुकानी पड़ती है अपनी जिंदगी भर के लिए। क्योंकि समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते इंसान को। जब समय होता है तब समझ नहीं होती, जब समझ होती है तो समय नहीं होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको कीमत चुकानी पड़े, उससे पहले ही अपन ने जो तैयारी की है उसका अपने एक बार देख लेते हैं कि अपनी जो तैयारी है उस तैयारी में कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। और नहीं फंस रहे तो कहीं डरने की जरूरत नहीं। जब खुद पे विश्वास है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश का, एक वीडियो 10 क्वेश्चन का। ये सेकंड वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने प्रयास किया है कि लगभग आपके पूरे चारों भौतिक प्रदेश के लगभग जो क्वेश्चन हैं तो वो पूरे निकल जाएं, आराम से निकल जाएं। क्योंकि समय नहीं है, मुझे पता है आज का युग है, इसमें समय किसी के पास नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो। फिर भी 2 की स्पीड कर लेना भैया, है ना? 2 गुना स्पीड पे करके एक बार देख जरूर लेना इस वीडियो को कि इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या आपके सही हो रहे हैं। और अगर सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना स्पीड पे कर लो, क्या दिक्कत है ना? चलो अपन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है अपना, वो प्रश्न कहता है कि कुबड़ पट्टी क्या है? कुबड़ पट्टी। तो ये जो कुबड़ पट्टी है ये पाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर ये कुबड़ पट्टी है क्या चीज? ये जो कुबड़ पट्टी है ये है क्या चीज? और ये प्रश्न कौन से भौतिक प्रदेश से पूछा गया है? पहले अगर आप जड़ को जान जाओगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, देखो कभी नहीं होगा। और जल्दबाजी में ऐसे अंधेरे में धूल में लठ मारोगा तो धूल में लठ नहीं लागेगो, लागो तो लागो, नहीं लागे तो कौन लागे। तो पहले आप यहाँ जाना कि यह कुबड़ पट्टी है की चीज। देखो अपन पढ़ो भौतिक प्रदेश की, अगर मैं बात करूं भौतिक प्रदेश, और ये जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान में अपन 4 भौतिक प्रदेश में बांटा। बिन पहले जो भौतिक प्रदेश हो बिन अपन नाम दिए हो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। और ये जो थार का मरुस्थल है इसी को हमने कहा था पश्चिमी, क्या नाम दिया था? पश्चिमी मरुस्थलीय, क्या नाम दिया था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय अपना प्रदेश है इसको हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया था, याद आ रहा है क्या? हमने कहा था इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक अपन कहते हैं शुष्क, एक का नाम हमने क्या दिया था? शुष्क रेतीला मैदान। और दूसरा हमने नाम दिया था अर्ध शुष्क। क्या नाम दिया था? अर्ध शुष्क। और इन दोनों को अर्ध शुष्क प्रदेश, इन दोनों को जो बांटती है वो वर्षा रेखा है, उसको हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है इनके वर्गीकरण का आधार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर हमने कहा
कि ये जो हमारा शुष्क रेतीला मैदान है, इसको भी हमने दो भागों में बांटा था। एक तो जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप जहां पाए जाते हैं युक्त प्रदेश, और एक जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, उनको कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसमें आपने पढ़ा होगा हमादा है और रेग है। फिर हमने कहा अर्ध शुष्क प्रदेश जो है उसको हम चार भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर है घग्गर, घग्गर प्रदेश आपका। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि शेखावाटी, कौन सा आता है, शेखावाटी प्रदेश आपका आता है, शेखावाटी प्रदेश। और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि, कौन सी आती है, नागौरी उच्च भूमि। और लास्ट पे अपने आएगा गोडवाड़ प्रदेश, कौन सा आएगा, गोडवाड़ प्रदेश। तो ये जो नागौरी उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है, ये जो नागौरी उच्च भूमि है ना, यहां से ये नागौरी उच्च भूमि, इसमें मैंने आपको बताया था पहले तो एक ही जिला था नागौर, लेकिन अब नागौर से डिडवाना अलग हो गया। तो नागौर का एक क्षेत्र है जायल, क्या है, जायल। और जायल से लेकर पुष्कर तक का एक बेल्ट है जिसमें फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। और इस फ्लोराइड युक्त जल से होता है क्या कि व्यक्ति कम उम्र में ऐसे मुड़ जाता है, बांका हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, पीछे की तरफ कुबड़ निकल आ जाता है। तो इसको अपन कहते हैं कुबड़ पट्टी। फ्लोराइड युक्त जल है, बहुत ज्यादा फ्लोराइड है, इसलिए यहाँ कम उम्र में व्यक्ति की हड्डियां जो है वो मुड़ जाती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कुबड़ पट्टी। तो ये कहाँ पाई जाएगी, अजमेर में। अब इसका एक नाम और मिलता है भाई, एक नाम मिलता है होच बेल्ट, क्या मिलता है, होच बेल्ट। और एक नाम इसका मिलता है बांका पट्टी, क्या मिलता है, बांका पट्टी। होच बेल्ट और बांका पट्टी जो है, ये दोनों ही नाम इसके मिलते हैं अपने को, होच बेल्ट और बांका पट्टी। अब इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता देना कि सर यहाँ मेरे ये बात समझ नहीं आई है, नहीं आई है तो अपन प्रयास करेंगे समझाने का, काम ही अपना ये है समझाने का। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन, स्क्रीनशॉट देख लो अगर इच्छा है तो आपकी, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहले तो प्रश्न अच्छे से पढ़ना भैया जी, है ना, क्योंकि कई बाई और बाया तो यहाँ कहाँ है, वर्ण न्यू गुण पतों की प्रश्न में पूछ रहे हो कि है सत्य पूछ रहे हो है कि असत्य पूछ रहे हो है, क्यों, क्योंकि बताओ इन टेबल पर यह देखा आसपास में कि कौन सा नाक कौन बैठे हो है, कौन सो परफ्यूम लगा के आयो है, और कौन सो केप पहन के आयो है, तो नजर तेज, समझ रहे हो ना। तो वो बात है, नजरान नहीं दौड़ा के प्रश्न देखियो कि प्रश्न में पूछ रहे हो है, और प्रश्न पूछ रहे हो कि सत्य कथन, सत्य वचन, जैसे आपसे कहा जाता है कि सत्य वचन बोलो, तो वैसे सत्य पूछा है, सत्य मतलब सही बात पूछी है। अब देखो कहना क्या चाह रहा है ये, चलो इसको देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। अच्छा, तो इसका मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाड़ौती का पठार चीज क्या है, बीमारी क्या है। ये जो हाड़ौती का जो पठार है, ये हाड़ौती का जो पठार है, इसमें समस्या कहाँ है। तो इस हाड़ौती के पठार की अगर मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं, ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में ये जो दक्षिण और पूर्व का जो भाग है, इसके बीच का जो भाग है, इसको कहते हैं हाड़ौती। क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। और इस हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो सीधी बात है, पहली बात तो है हाड़ौती का पठार। फिर कहता है कि इसकी पश्चिम और उत्तर, तो इसमें पश्चिम दिशा ये हो गई, उत्तर ये हो गई। तो इसमें इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये कि यहाँ पर सीमा पश्चिम और उत्तर में सीमा मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। बिल्कुल भी नहीं है भैया, यहाँ जो सीमा बनती है वो बनती है चंबल नदी के द्वारा, यहां से निकलती है चंबल नदी, जिसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान से कितनी बहती है, 135 किलोमीटर, और राजस्थान में प्रवेश करती है। ये जो जगह है ये है 84गढ़,
कहाँ है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। क्योंकि राजस्थान का ऐसा खंडित जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है खंडित रूप में, वो है अपना चित्तौड़गढ़। लेकिन कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जो खंडित नहीं होकर भी 2 बार सीमा बनाता है, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो ये हाड़ौती का पठार जो है, इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? चंबल। इसका मतलब ये वाली जो बात है ये अपनी गलत है, ये जो बात है अपनी बिल्कुल गलत है। फिर कहता है कि पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। अच्छा, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से लिखवाया था मैंने, और बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ देखो, अगर अपन बात करते हैं तो बालू का स्तूप जहां पाए जाते हैं वो क्षेत्र है 58.50, और जहां नहीं पाए जाते वो है 41.50। अब क्या पूछ रहा है वो देख लो, जो नहीं पाए जाते उसमें क्या सही है? तो ये स्तूप मुक्त का मतलब होता है जहां नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बात सही है आपकी, 41.50 है। फिर अगर संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीप के पठार का हिस्सा है। अब समझो, अगर मैं बात करता हूं भारत के भौतिक प्रदेश की, तो भारत के टोटल 5 भौतिक प्रदेश है कि? तो पहला जो है वो अपन बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीप के पठार, तटीय मैदानी भाग और द्वीप समूह। तो जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जस्ट उसके नीचे का जो भाग है वो नदियों द्वारा निर्मित है, और उसी का जो भाग है वो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये अपना उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इसका निर्माण होता है, एक तो मुख्य नदियां हैं, एक तो सिंधु और उसकी सहायक, दूसरी गंगा और उसकी सहायक, और तीसरी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक। तो 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित। तो ये जो हमारा राजस्थान का भाग है ये गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, और यहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कौन सी? प्राचीन जलोढ़ मृदा। और प्राचीन जलोढ़ मृदा है इसलिए इसे कहते हैं बांगर। तभी तो आपने नाम सुना होगा, कई पुस्तकें लिखती हैं कि राजस्थान बांगर। बांगर का मतलब क्या होता है? प्राचीन जलोढ़ मृदा। ठीक है। और ये जो हाड़ौती का पठार है ये हमारे मालवा के पठार का भाग है। किसका भाग है? मालवा के पठार का। इसका मतलब मालवा का जो पठार है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है वो मैदानी भाग, उत्तर का वृत्त मैदान है उसका भाग, और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल सही, सत्य वचन है आपके सत्य वचन है। और अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये सर अवशिष्ट क्या सौदा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। अवशिष्ट का मतलब बचा खुचा। कई बार जिमने जाते हो गांव में, कई बार जिमने जाते हो ना गांव में, और जब गांव में जिमने जाते हो तो कई बार क्या होता है कि लेट पहुंचते हो तो कुछ पूड़ियां बची, सब्जी बची, और सलाद में तो केवल ये मान लो कुछ नहीं, नींबू बचा रहता है। तो जो बचा खुचा सिस्टम है उसको कहते हैं अवशिष्ट। तो क्या ये अरावली वर्तमान में बची खुची है? बिल्कुल बची खुची है। क्यों? क्योंकि जब मैं बात करता हूं पालनपुर, और पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। पालनपुर गुजरात से लेकर, और रायसीना हिल कौन सी जगह है? रायसीना हिल्स। और ये रायसीना हिल्स जो है ये आपकी कहाँ है? दिल्ली में। इसकी कुल लंबाई थी 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है ये करती है खेड़ बर्मा, और ये खेड़ बर्मा कहाँ है? सिरोही में। और निकलती कहां से है? ये निकलती है खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ है? वर्तमान में नीम का थाना, पहले था झुंझुनू, अब है नीम का थाना। तो इसकी जो कुल लंबाई है, यहाँ पे जो कुल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में खेतड़ी की इसकी अरावली की लंबाई है 550 और कुल लंबाई है 692। अगर आपसे पूछा जाए जिस दिन अरावली का निर्माण हुआ था उस दिन इसकी औसत ऊंचाई थी 2800 मीटर और अब है 930 मीटर। अब आप खुद सोच लो कि जब ऊंची कितनी थी 28 और आज कितनी 930। इसका मतलब कुछ बचा खुचा सिस्टम बचा हुआ है, अवशिष्ट है, बिल्कुल अवशिष्ट है। तो ये बात भी अपनी सही है, बिल्कुल ये बात भी अपनी सही है। इसका मतलब क्या पूछ रहा था? सत्य कथन। सत्य है 2, 3 और 4। कौन सा है? 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन में देख लो कहां है 2, 3 और 4। राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला, बाकी गलत है।
बाकी गलत है, जहां एक आ रहा है दोनों बातें गलत है, बाकी 2, 3 और 4 वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। तो ये आपका प्रश्न रहने वाला है सेकंड नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं अपनी, और अगला प्रश्न क्या कहेगा, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो देखो ये बात पूछ रहा है कि जब उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इसमें 2-3 नाम आ रखे हैं, गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, टेथिस सागर है, लूनी नदी है। इसका मतलब ये लूनी नदी का तो कोई सीन ही नहीं है, ये तो यहां थार के मरुस्थल में बहती है। 3 नाम आ गए। अब देखो हमने नाम दिया था कि जब पृथ्वी थी, उस पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है तो इस उत्पत्ति में हम बात करते हैं, आपको खूब अच्छे से पता है कि पृथ्वी के ऊपर 71% जो भाग है वो जल है, फिर भी इंसान पानी पानी खरीद कर पीता है। 71% भाग जल है, और इसी जलीय भाग को एक व्यक्ति हुआ था वेगनर, और उस वेगनर ने कहा था, नाम दिया था इसका पेंथालासा। क्या नाम दिया था? पेंथालासा। और जो स्थलीय भाग बच गया, इसके बीच में जो ये भाग है, ये जो भाग बच गया स्थलीय भाग था। अब थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूं, मेरे से रहा नहीं जाता भाई, एक बात ये भी तो है ना, नहीं ये बात अलग है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। ये जो भाग है, ये भाग है स्थल। क्या है? स्थल। और इस स्थलीय भाग का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर 29% भाग पर क्या है? स्थल। और इस स्थल को कहा था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। अब ध्यान से समझ लेना, डायग्राम से नहीं बताऊंगा। ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया टूटता है, 2 भागों में टूटता है। एक बनता है अंगारा लैंड। क्या बनता है? अंगारा लैंड। और एक बनता है गोंडवाना लैंड। क्या बनता है? गोंडवाना लैंड। अब ये जो स्थल भाग था, इससे के 2, पहले एक बेटा हुआ पेंजिया, पेंजिया के 2 हुए अंगारा लैंड, जिसको लारेसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लारेसिया, जिसको कहते हैं लारेसिया भी कहते हैं। और एक होता है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से जो महाद्वीप बनते हैं, वो टोटल महाद्वीप बनते हैं, एक तो दक्षिणी अमेरिका, एक तो बनता है दक्षिणी अमेरिका, एक बनता है अफ्रीका। क्या बनता है? अफ्रीका। एक अगर अपन बात करते हैं तो बनता है ऑस्ट्रेलिया। क्या बनता है? ऑस्ट्रेलिया। और एक बनता है अपना अंटार्कटिका। और अगर इसी में अपन बात करेंगे तो एक बनता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या बनता है? प्रायद्वीपीय भारत। तभी तो कहते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। क्यों? क्योंकि वो गोंडवाना लैंड से निर्मित है। तो गोंडवाना लैंड से निर्मित है, तो अगर आपसे पूछ लें कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा राजस्थान में कहां है, तो हाड़ौती के पठार में है। क्यों? क्योंकि हाड़ौती का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पता है इस बात का? समझ आ रहा है? और ये जो अंगारा लैंड है, इससे अपन बात करते हैं, 3 महाद्वीप बनते हैं। एक तो उत्तरी अमेरिका, एक बनता है एशिया, और एक बनता है अपना यूरोप। तो ये तो इससे महाद्वीप बन गए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से। लेकिन इनके बीच में जो जल राशि भरी, उसको नाम दे दिया टेथिस सागर। और ये जो हमारा मरुस्थल है, ये किसका अवशेष है भाई? किसका अवशेष है बताओ रे? ये अपना है टेथिस सागर का। कहानी समझ आ गई क्या? टेथिस सागर का अवशेष है। अब कहोगे सर कैसे है? ये भूसंचलन के कारण हुआ है, इसको आपको डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें अगर अपन पृथ्वी के भूगर्भ की बात करते हैं तो कई युग आए थे, कई कालखंड आए थे, और उन्हीं कालखंडों में हम बहुत सी बातें जानते हैं, उनको आपको टच करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न अपन देखने वाले हैं, और अगला है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? अब आपसे ये जो प्रश्न पूछा है, ये कहां से पूछा है बताओ भाई? कहां से पूछा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखें आपके दिमाग को थोड़ा सा यूज करो। हमने पढ़ा था माही नदी आती है, माही नदी। और ये जो माही नदी है, ये राजस्थान में कुल कितने किलोमीटर बहती है? 171 किलोमीटर। 2 जिलों में बहती है, एक अपना है बांसवाड़ा और एक अपना है डूंगरपुर, है क्या? और इस माही नदी में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एक नदी बहकर आती है जिसको हम जाखम कहते हैं, यहां से एक नदी आती है जिसको हम सोम कहते हैं। यहाँ एक परियोजना है सोम कागदर परियोजना, और यहाँ एक परियोजना है सोम अम्बा कमला परियोजना। यहाँ इस
माही नदी पर भीखाबाई सागवाड़ परियोजना है और यहाँ माही बजाज सागर बांध है। जाखम नदी पर जाखम बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा है। और अगर बात करता हूं माही बजाज सागर बांध की तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगर बात करते हैं भीखाबाई सागवाड़ परियोजना है तो ये डूंगरपुर की है। और सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर की है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर की है। यहाँ एक धाम बनता है जिस धाम को हम कहते हैं बेणेश्वर धाम, जहां जहां माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। अब ये बातें सारी हमने कहा और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, सारी बातें आपने पढ़ी है। इसी प्रदेश को हम कहते हैं माही बेसिन। क्या कहते हैं? माही बेसिन। और माही बेसिन जो है ये किसका हिस्सा था? मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा अगर आप याद करोगे तो देखो, आप याद करो, मैंने कहा था कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक बनास बाणगंगा बेसिन, एक हमने कहा था बनास बाणगंगा बेसिन, याद करो थोड़ा सा। एक हमने कहा था चंबल बेसिन और एक हमने नाम दिया था माही बेसिन। 3 भागों में बांटते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश को, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा और माही। और माही बेसिन को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। माही जो बेसिन है इसको भी अपन 3 भागों में बांटते हैं। याद करो, एक मैंने नाम दिया था वागड़ प्रदेश, एक मैंने कहा था कांठल प्रदेश और एक हमने नाम दिया था छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। अब याद करो, यहां इस भाग पे मैंने डायग्राम बना के बताया था कि यहां प्रतापगढ़ का माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर जो जो बेसिन पर जो मैदान स्थित है, इस बेसिन को अपन कहते हैं, क्या नाम देते हैं? कांठल। क्या नाम देते हैं? कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है। जबकि 56 नदी नालों का समूह जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, जिसे कहते हैं 56 का मैदान। क्या कहते हैं? 56 का मैदान। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, यहाँ इसके बेस नदी के किनारे पर जो मैदानी भाग है इसको कहते हैं वागड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश। तो याद आ रहा है, ये भौतिक प्रदेश से पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल के मैदान। समझ आ गया किसका भाग है? कांठल के मैदान। फिर अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में शामिल नहीं है? अभी अभी बात करके आया था कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो इसमें दौसा नहीं है। दौसा नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं और उसमें है राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, अब की बार आपसे भी पूछा जाएगा। एक शब्द होता है अवरोही। क्या होता है? अवरोही क्रम। और एक होता है आरोही, एक होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है जिसमें 4 अक्षर होते हैं, आरोही का जिसमें 3 अक्षर हैं। इसका मतलब ये होता है बड़े से छोटा। क्या होता है? बड़े से छोटा। और ये होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा। सीधी सी बात है, जिसकी पूछ क्या रहा है? अवरोही। अवरोही मतलब ज्यादा से कम, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। मैंने भाई साहब बड़े अच्छे से आपको यह बात बताई थी कि 2 ही याद रखो, गुरु से दिल जरा अच्छे से लगाओ, अच्छे से लगाओ। गुरु से दिल जरा अच्छे से लगाओ, गुरु से दिल जरा अच्छे से लगाओ। इंस्टा आईडी है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगी इसमें, है ना। तो देखो, मैं मना नहीं करूंगा दिल लगाने के लिए, आपको मना नहीं करूंगा। अब देखो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरी सबसे ऊंची है शेर। दिल से दिलवाड़ा। क्या बनेगी? दिलवाड़ा। और जरा से जरगा और अच्छे से अचलगढ़। क्या बनेगी? अचलगढ़। बस इतना याद करो, काम निकल जाएगा। अपने को तो बस काम निकालना है, सीधी सी बात है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है उसकी ऊंचाई गुरु शिखर की 1722। कितनी है? 1722 मीटर। शेर की कितनी है? 1597 मीटर। दिलवाड़ा की कितनी है? 1442 मीटर। 1430 मीटर है अपनी जरगा। और 1380 मीटर जो है वो कौन सी है? अपनी अचलगढ़। बाकी अगर इसमें आप देखते हो तो देखो, गुरु से दिल जरा अच्छे से लगाओ, तो गुरु से दिल
नहीं भाई, बात नहीं बन रही है, बाकी गुरु कहीं है नहीं, तो ये पहले से ही गुरु से दिल जरा बिल्कुल सत्य वचन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। क्या होने वाला है? डी ऑप्शन। बिल्कुल झटके से क्वेश्चन सही होने चाहिए, टाइम कहां लगता है इन प्रश्नों में, टाइम लगेगा तो करोगे क्या फिर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ रे कौन से में है? उदयनाथ पर्वत किस जिले में है? उदयनाथ कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में। मैंने आपको बताया था उदयनाथ, उदयनाथ पर्वत। और ये वही पर्वत है जहां से, बताओ रे, जहां से कौन सी नदी निकलती है? रूपा रेल, रूप की रेल बना देंगे, और इसी नदी का नाम है वराह नदी। क्या नाम मिलता है इसी का? वराह नदी। और ये रूपा रेल नदी है, इसी को कहते हैं वराह नदी। तो उदयनाथ पर्वत कहाँ है अपना? अलवर में। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बता देना मुझे कि मसूरदी नदी किसे कहा जाता है? मसूरदी नदी किस नदी को कहा जाता है? और याद रखना ये रूपारेल है, एक रूपनगढ़ भी है भाई रे। कौन सी है? रूपनगढ़। और ये रूपनगढ़ जो है इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है सलेमाबाद, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर। अजमेर से उद्गम होता है। और ये सांबर जो झील है ना, सांबर झील है, सांबर झील, इस सांबर झील में दक्षिण से जाकर अपना जल डालती है। तो राजस्थान में सांबर झील में दक्षिण से जल डालने वाली एकमात्र नदी है रूपनगढ़, जिसका उद्गम सलेमाबाद से होता है। और रूपारेल नदी है जिसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। और उदयनाथ पर्वत अलवर में है। बताओ कितने प्रश्न बता दिए? अब भी लाइक नहीं कर सकते क्या? लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अगर इतना मजा आ रहा था आपको। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? अब ये प्रश्न कहां से पूछ लिया? विंध्यन पठार। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था हाड़ौती। क्या पढ़ाया था? हाड़ौती का पठार। और इस हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण हमने किया, तो हमने कहा था इसको हम दो भागों में बांटते हैं भैया जी। एक भाग है विंध्यन पठार, विंध्यन कगार लिखा था। दूसरा हमने कहा था झालावाड़ का पठार, दक्कन का पठार लिखा था। सॉरी, क्या लिखा था? दक्कन का पठार। ये जो विंध्यन कगार है इसका जो बात करते हैं, एक तो है कोटा में, एक है बारा में विस्तार, और एक है बूंदी में। जबकि दक्कन का पठार कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़। फिर अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं इसको तीन भागों में अपन बांटते हैं। एक बात करते हैं अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। क्या बात करते हैं? अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। दूसरी की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं भाई साहब ये अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां हैं। इसके बाद अगर नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। और तीसरे की मैं अगर बात करता हूं तो मैं कहता हूं शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। और यहां अगर मैं बात करता हूं तो एक आता है अपना झालावाड़ का पठार। क्या आता है? झालावाड़ का पठार। और फिर अगर मैं बात करता हूं तो डंग गंगधर प्रदेश। क्या आता है अपना? डंग गंगधर प्रदेश। तो सीधी सी बात है कि विंध्यन पठार राजस्थान में कहां विस्तार है? तो आपको पता है हाड़ौती के पठार में विस्तार है। और हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहां है? तो आपको पता है भाई साहब इस हिस्से में है। तो इस हिस्से को क्या कहते हैं? पूर्व। और ये दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में। राइट आंसर हो गया अपना दक्षिण और पूर्व। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरे भाई साहब अभी अभी बात करके प्राचीनतम अरावली है। ये राजस्थान का क्या विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसके समकक्ष है अपलेशियन, अपलेशियन पर्वतमाला। इसकी बाण है, इसकी बहन है अपलेशियन। ठीक है ना? तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है सबसे प्राचीन? तो आपको बताना है अरावली पर्वतमाला। और सबसे नवीन अगर पूछा जाए तो कमेंट करके बताओ फटाफट, नवीन पूछ ले तो। और मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहते हैं? मेरू, मरु, पाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है मरु। तभी तो हम कहते हैं मरुस्थल। क्या कहते हैं? मरुस्थल। तो मेरू क्या है भाई? मेरू है अजमेर। अजमेर के आसपास का क्षेत्र करते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा सुना ना? मेरवाड़ा, मारवाड़। आप इन शब्दों को समझना भाई। एक शब्द है मेरवाड़ा, एक शब्द है मारवाड़, और एक शब्द है मेवाड़। ये तीनों अलग हैं।
मेरवाड़ा का मतलब अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, मारवाड़ का मतलब जोधपुर की बात कर रहे हैं, और मेवाड़ का मतलब उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। सीधी सी बात है। तो मरुस्थलीय प्रदेश को मरु कहते हैं, मेरु अजमेर है, और माल जो है माल, अब माल आपकी भाषा में तो माल कुछ अलग ही होता है, लेकिन इसकी भाषा में माल होता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का जो पठारी भाग होता है, कोई भी पठारी भाग है उसको कहते हैं माल पठारी भाग, मजबूत भाग जो होता है उसको कहते हैं माल। ठीक है ना। तो ये अपने टोटल 10 क्वेश्चन हो गए भाई साहब। और कैसे लगे आपको, कमेंट, लाइक, शेयर, जो भी आपको अच्छा लगे वो जरूर करना, और अगर नहीं अच्छे लग रहे तो इसको डिसलाइक जरूर कर देना भाई साहब। अगर आपको प्रश्न अच्छे नहीं लग रहे हैं तो बताना जरूर कि हमारा ये टाइम आपने वेस्ट किया है सर, कोई मतलब नहीं है। अगर जरूर आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगला अपना टॉपिक रहेंगे, लेने वाले जो टॉपिक है वो रहेगा अपवाह तंत्र। और मैं कोशिश करूंगा 20 क्वेश्चन एक ही क्लास में अपवाह तंत्र के आपको कंप्लीट करके दूं। कंप्लीट अपवाह तंत्र आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, चुटकियों में, है ना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों।